हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आज जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स, आप लोग में से ये जानते होंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। बट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डीपली नॉलेज लेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होता है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, ये सब के सब सेमीकंडक्टर मटेरियल के बोलते हैं। और हम लोग को सिलेबस में बहुत सारे कंपोनेंट्स का कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ना होता है, और जब भी कंस्ट्रक्शन का बात किया जाता है, उसके कन्फिगरेशन का बात किया जाता है, तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल का रोल आ जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है कि सेमीकंडक्टर इज ए सॉलिड मटेरियल। सेमीकंडक्टर इज ए सॉलिड मटेरियल, इसका मतलब ये है कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो एक ठोस पदार्थ है। सॉलिड का मतलब होता है ठोस और मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, यानी कि सेमीकंडक्टर एक ठोस पदार्थ है। अच्छा, एक चीज़ और, सेमीकंडक्टर को हिंदी में हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक का मतलब क्या है कि ये आधा चालक है और आधा कुचालक है। आधा चालक है, आधा चालक होने का मतलब क्या है कि आधा ये कंडक्टर है। और कंडक्टर का मतलब वो होता है जिस मटेरियल के थ्रू या जिस चीज़ के थ्रू करेंट पास हो जाए, ठीक है। जिसके थ्रू करेंट पास होता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। तो ये आधा कंडक्टर का प्रॉपर्टी रखता है। साथ ही साथ ये आधा इंसुलेटर है। इंसुलेटर का प्रॉपर्टी भी आप लोग जानते हो कि कोई ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू करेंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है, कुचालक बोलते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर होता है ना, आधा चालक है और आधा कुचालक है। अब इसी चीज़ को समझना है कि कब ये चालक का रोल प्ले करता है और कब ये कुचालक का रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर एक ठोस पदार्थ है, यानी कि अर्धचालक जो होता है एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ का 3 अवस्था होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लियर है। तो जो सॉलिड होता है, जिसको हम लोग ठोस बोलते हैं, उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, वो स्पेस से ऑक्यूपाई करता है, और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम जो होता है ना वो फिक्स होता है। तो ये जो चीज़ है, जैसे मान लो ये मेरा चौक है, ये एक सॉलिड पदार्थ है। हमारा बॉडी एक सॉलिड है, बोर्ड सॉलिड है, ये डस्टर सॉलिड है ना। तो वैसे ही हमारा सेमीकंडक्टर भी एक सॉलिड पदार्थ है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे या नेक्स्ट पॉइंट देखोगे जो सेमीकंडक्टर को अच्छे से डिफाइन कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है, इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। ये लाइन जो है ना, दम दिमाग में डाल के रख लो, ये लाइन हमेशा याद रखना है। कह रहा है कि इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिकल गुण है वो लाइज करता है। लाइज करने का मतलब क्या है कि किसी चीज़ के बीच में रहता है। किसके किसके बीच में रहता है? तो बिटवीन ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब ओवरऑल ये समझो कि इसका जो इलेक्ट्रिकल गुण है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। बीच का होने का मतलब वही हो गया कि ये आधा चालक है और आधा कुचालक है। आइए अब और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, बट इट इज नॉट नॉर ए कंडक्टर नाइदर एन इंसुलेटर। ना तो ये कंडक्टर है, ना तो ये चालक है, और ना ही ये कुचालक है। इस लाइन का यही मतलब है, बट इट इज नॉट ए कंडक्टर नाइदर एन इंसुलेटर। आया बात समझ में? ये एक अलग ही पदार्थ है। आप लोग में से बहुत लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे केमिस्ट्री में, क्लियर है। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अनुसार भी क्लासिफाई किया गया होगा। और जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अनुसार किसी भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है तो 3 तरह का एलिमेंट्स हम लोग को मिलता है। एक को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, दूसरे को इंसुलेटर बोलते हैं, और तीसरे को सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे मेटलॉइड होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं। आया बात समझ में? तो सेमीकंडक्टर को ना तो कंडक्टर बोल सकते हो, ना तो इंसुलेटर बोल सकते हो। ये अपने आप में एक पदार्थ है जिसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच का होता है। नेक्स्ट पॉइंट उसी चीज़ को क्लेरिफाई कर रहा है कि कब ये कंडक्टर की तरह काम करेगा और कब ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो अगला पॉइंट देखोगे, एट रूम टेम्परेचर।
एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर किसको बोला जाता है? तो 300 केल्विन और 27 डिग्री सी टेम्परेचर को हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एट रूम टेम्परेचर इट वर्क एज कंडक्टर। रूम टेम्परेचर पे यानी कि इतना टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे और 27 डिग्री सी पे ये कंडक्टर की तरह काम करता है, यानी कि ये चालक बन जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। जैसे मान लो ये चौक जो है सेमीकंडक्टर का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जब रूम टेम्परेचर दिया जाता है यानी कि 27 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है और 27 डिग्री टेम्परेचर पे इसको बाहर से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास होने लगता है। आया बात समझ में? अब रूम टेम्परेचर को डिफाइन कैसे करते हैं? इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर तो बोल दिए, बट रूम टेम्परेचर अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? तो रूम टेम्परेचर को डिफाइन करने का तरीका ये होता है जिस टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर वैल्यू पे आपके बॉडी को यानी कि ह्यूमन बॉडी को, आदमी के शरीर को ना तो ठंडा महसूस होता है और ना ही गर्म महसूस होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर बोलते हैं। आप देखोगे नवंबर का जो महीना होता है या फरवरी मार्च का हमारा जो नॉर्थ इंडिया का सीजन होता है, उस सीजन में हम लोग क्या देखते हैं या उस पर्टिकुलर मंथ में क्या देखते हैं? नवंबर और मार्च वाले महीना में हम बोल रहे हैं, उस समय वेदर का जो टेम्परेचर रहता होगा वो देखे होगे आप लोग 27 डिग्री सी रहता है या उसी के आसपास रहता है। और उस समय हम लोग काफ़ी अच्छा फील करते हैं, हम लोग को उस समय ना ज़्यादा गर्मी लगता है और ना ही ठंडा लगता है। तो ह्यूमन बॉडी से ही रूम टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है। और सेमीकंडक्टर को भी अगर रूम टेम्परेचर से डिफाइन किया जाए तो हम लोग बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो है एक कंडक्टर की तरह काम करता है। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कैसा बिहेव करता है? तो हमने लिखा है इट वर्क एज एन इंसुलेटर, यानी कि जीरो केल्विन पे ये इंसुलेटर का काम करता है। ये वाला जो बात है ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जीरो केल्विन। तो इस लाइन को फिर से मैं बता देता हूँ कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा पदार्थ है जो रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और जीरो केल्विन पे यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पे ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। मटेरियल वही है, जैसे यही है चौक, तो रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर बन जाएगा जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगा। लेकिन कहीं ऐसा जगह जहाँ कहीं ऐसे जगह पे रख दें जहाँ का टेम्परेचर जीरो केल्विन हो, उसके बावजूद भी इस पर वोल्टेज अप्लाई करोगे ना तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। अब कहोगे पीरियोडिक टेबल में तो सर बहुत सारे एलिमेंट्स थे, वो सारे एलिमेंट्स यूज नहीं होते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में। इसलिए नहीं यूज होते हैं कि वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ही ईजिली अवेलेबल है और सस्ता भी है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज। और जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं या आईसी हैं, इन्हीं दोनों से बने होते हैं, या तो सिलिकॉन का बना हुआ होगा या जर्मेनियम का बना हुआ होता है। तो आपको ये भी बात याद रखना चाहिए कि दो सेमीकंडक्टर हमारे पास इजीली अवेलेबल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन को शॉर्ट में एसआई और जर्मेनियम को जीई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वाला लास्ट पॉइंट जो कि बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता, सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स के रूप में भी मिलता है। कंपाउंड्स कब बनता है? यौगिक जिसको हिंदी में बोलते हैं, कब बनता है? तो आप लोगों को पता है जब दो एलिमेंट्स एक साथ कोई बॉन्ड बना के रहता है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स भी होता है। कौन कौन से सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स होते हैं? तो एक दो एग्जाम्पल हमने लिखा है, और भी बहुत सारे होते हैं, जब हम लोग आगे के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। गैलियम और आर्सेनाइड। गैलियम जो होता है ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 13 में एग्जिस्ट करता है, और आर्सेनाइड जो होता है ग्रुप 15 में एग्जिस्ट करता है। इन दोनों एलिमेंट्स को मिला दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बना के गैलियम आर्सेनाइड बनाएंगे। और इनका जो प्रॉपर्टी होता है
बॉन्ड बनने के बाद इनका जो प्रॉपर्टी आता है वो सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। आया बात समझ में? वैसे ही इंडियम आर्सेनाइड जो होता है, INAS इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये भी, ये जो इसमें इंडियम है ये ग्रुप 13 का है और आर्सेनाइड जो है ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है, और दोनों मिल के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो ये कंपाउंड्स के फॉर्म में सेमीकंडक्टर है, तो ये बात भी याद रखना। और भी होता है, कैडमियम सल्फाइड होता है, CDS जिसको बोलते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे LED के बारे में, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में, तो LED जो होता है ना, या फिर फोटो डायोड पढ़ते हैं, तो उस समय LED को बनाने में या उसके कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होता है उसमें देखोगे कि कंपाउंड के फॉर्म वाला जो सेमीकंडक्टर कंपाउंड के फॉर्म है उससे LED या फोटो डायोड का फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद यहीं पे हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम को और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन को पढ़ते हैं। पूरा सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद सिलिकॉन का अलग से हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और जर्मेनियम का भी अलग से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये पढ़ लेने से हमारा कॉन्सेप्ट जो है और बिल्डअप हो जाएगा। और मैं इसको इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि बार बार जो भी हम लोग मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के रूप में वो होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसका कुछ कुछ बेसिक बात होता है ना, उसमें स्टूडेंट लोग को दिक्कत होता है। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सिलिकॉन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, शायद आप लोग को पता होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, यानी कि 14। ठीक है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसको भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन बहुत लोगों को, आप लोगों में से पता होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हो गया। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है विन्यास, मतलब वितरण, अलग अलग ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन बताता है। ठीक है। अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है ये सब जानना। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ Si मतलब सिलिकॉन। ठीक है। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। 1s जो होता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो 1 वर्ड है ये स्पेशली फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। इसको क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। जो लोग केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते होंगे उन लोगों को पता होगा। 2 जो है ये क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट में s ऑर्बिटल है। सेकेंड जो ऑर्बिट है इसमें 2 ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। फिर थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पे s और p 2 ऑर्बिटल्स हैं। और इसका जो पावर होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करता है। यानी कि ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे ही 2s2 क्या बता रहा है, सेकेंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2p6 बता रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे ही यहाँ पे 3s2 बता रहा है कि थर्ड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे जो थर्ड ऑर्बिट होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होता है s p d, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उतना नहीं है कि हमारा d को ऑक्यूपाई करे। क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल अगर इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो ये जो पावर होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के संख्या को डिफाइन करता है, वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। ऐसे तो एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोला जाता है, लेकिन जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर बोला जाए न्यूट्रल एटम का कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो चलिए देखते हैं, ये जो अभी हम लोग बात किए 1s2 और 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, इसका हेल्प लेके हम लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर 14 है ये बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस नाभि को बोला जाता है, इसके अंदर में जो प्रोटॉन का संख्या होगा वो 14 होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उतना ही
उसमें न्यूट्रॉन का संख्या होता है। और न्यूट्रॉन आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस में होता है। तो जो सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन का जो नाभि होगा या बोल सकते हो इसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें 14 यानी कि 14 न्यूट्रॉन्स होगा। और 1s बताता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में s ऑर्बिटल होगा, ये 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के बगल में जो या सबसे नज़दीक जो ऑर्बिट होता है उसको फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कहीं पे होगा। क्लियर है। वैसे ही 2s2 2p6 बता रहा है कि सेकेंड जो ऑर्बिट है इसमें s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। ये मान लो इनर वाला s ऑर्बिटल हो गया और इसी से सटा हुआ एक और मैं ऑर्बिट बना रहा हूँ, ये एक्चुअली ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों सटा हुआ है और ये बता रहा है कि ये वाला जो है ना 2s है और बाहर वाला जो ऑर्बिट या ये सर्किल जो बना रहा है ये 2p को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये जो इनर सर्कल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी बना सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पे बनाओ, कहीं पे भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में रोटेट करते हुए रहते हैं। अच्छा, बाहर वाला जो इसका सर्किल है ये 2p को रिप्रेजेंट करता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी बना लो, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से सेकेंड ऑर्बिट बना लिया। अब थर्ड ऑर्बिट बनाओ। थर्ड जो ऑर्बिट होगा वो यहाँ पे बनेगा, देखोगे थर्ड ऑर्बिट इस तरीके से बना होगा। जनरली जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बुक में नहीं दिया हुआ रहता, बुक में कैसा दिया हुआ रहेगा वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद बुक वाली बात को समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो इनर सर्किल है इसको हम लोग बोलेंगे 3s और बाहर वाले को 3p बोलेंगे। और 3s में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे कहीं पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लो। और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये 3p है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो p ऑर्बिटल्स है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, इसका कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का है। तो आप लोग जब पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन पढ़ाया गया होगा, या ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि जो P का कैपेसिटी है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का क्षमता है। बट यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 4 और इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने ऑर्बिट में रख सकता था। क्लियर है। तो अब थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग कर लेते हैं। ये हमने बोला था कि ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, बुक्स में जनरली ऐसा नहीं दिया होता। बुक में कैसा दिया रहता है तो देखोगे ये s और p के फॉर्म में नहीं दिया रहता, उसमें दिया हुआ रहता है ऐसे। ये सेंटर हो गया, इसमें 14 न्यूट्रॉन्स होंगे, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। फिर ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, सेकेंड ऑर्बिट में इन दोनों को मिला के s और p को मिला के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इन दोनों को कॉम्बाइंडली बनाया जाता है और ये भी सही है, ये कोई गलत नहीं है। वैसे ही जो थर्ड ऑर्बिट है s और p ऑर्बिटल मिला के यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या होगा देखोगे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये थर्ड ऑर्बिट को एक ही सर्किल से दिखाया जाता है और इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा 1 2 3 4। यहाँ पे मैं जो डॉट बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी सही है, आया बात समझ में। अब देखो तो यहाँ से 2-3 चीज़ निकल के सामने आ रहा है। ये जब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ से 2-3 बात जो निकल के आ रहा है उसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला बात ये कि क्या इसका जो आउटर ऑर्बिट है, ये जो आउटर ऑर्बिट है क्या ये कंप्लीट है? क्या इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था उतना इलेक्ट्रॉन्स इसमें है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं है, इसलिए क्योंकि P का कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का है। P जो है एक ऑर्बिटल्स है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या मात्र 2 ही है, यानी कि इसके अंदर में 4 जो है वैलेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बात कौन कौन सा निकल के आ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर है? तो थर्ड ऑर्बिट इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, या तो इससे काउंट कर लो या फिर इससे काउंट कर लो। अगर इससे काउंट करोगे तो देखोगे 1 2 3 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, जो सबसे बाहरी कक्ष है, जो सबसे बाहर वाला कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जितना होता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्लियर है? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गया। बहुत बार कंपटीशन में ये भी बात पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो गवर्नमेंट सेक्टर का होता है उसमें बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि सिलिकॉन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। तो सिलिकॉन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होता है। वैसे ही अब इसका वैलेंसी पूछा जा सकता है, वैलेंसी कितना होगा? तो वैलेंसी इसका होगा 4। वैलेंसी को कैसे डिफाइन किया जाता है, वैलेंसी होता क्या है पहले उसको समझो, ठीक है? बहुत लोगों को पता भी होगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी एटम का ऑक्टेट यानी कि बाहर का जो सर्किल है या बाहर का जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए तो उस ऐसे समझो कि जैसे आउटर ऑर्बिट है तो इसको भरने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स का आवश्यकता है उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है? तो अब समझो इसको कि इसका वैलेंसी कितना होगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखोगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये बात कैसे हम बोल रहे हैं हम कि और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको 2 तरीके से समझ सकते हो। या तो ऑक्टेट रूल से जाओ। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है? तो उसके अनुसार अगर जाते हो तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और भरने के लिए ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 8 - 4 करोगे तो 4 आ जाएगा, वही उसका वैलेंसी होगा। या फिर इससे भी समझ सकते हो, पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी ऑर्बिटल भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इससे भी आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, वैलेंसी का बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ लोग होंगे जिन लोगों को वैलेंसी का और भी नॉलेज होगा, तो मैं बता देता हूँ कि वैलेंसी का और क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका जो वैलेंसी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। उसका जो वैलेंसी होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। जैसे यहीं पे ले लो एक एग्जांपल, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका वैलेंसी भी कितना आ गया? 4 आ गया। अगर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लो ऐसा कोई एटम होता, जैसे इसको ले लो, एल्युमिनियम को ले लो या कोई और सोडियम को ले लो, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसका वैलेंसी भी 1 ही होता है, इसलिए क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देता है, ठीक है? या फिर वैसे निकाल लेते हैं 8 - कुछ करके निकाल लेते हैं, तो वो सब छोड़ो, ठीक है? यहाँ पे ऐसे समझो कि जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका वैलेंसी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स था तो इसका वैलेंसी भी 4 हो जाएगा। ये दोनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये दोनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? क्योंकि आगे हम लोग को कोवलेंट बॉन्ड भी समझना है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, ये बहुत बड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे, छोटा सा कैसे फोटो बनाएंगे? तो देखो उसका बनाने का क्या तरीका होता है, ठीक है? यहाँ पे बना सकते हो, इसी के बदले यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं। देखोगे एक सर्किल करोगे, ऐसे सर्किल बनाओगे और इसके अंदर में SI लिखोगे, SI मतलब सिलिकॉन, और इसके बाहर मात्र 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा लो, ठीक है? और ये जो स्ट्रक्चर बना ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग पूरा ना बना के सिर्फ इतना से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा ही बता रहा है कि ये सिलिकॉन एटम है और ये जो 4 डॉट है ये बता रहा है कि इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी बनाते हैं। ये वाला बात जो है इसको याद रखो और ये सब प्रॉपर्टी याद रखो। अब देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या देखेंगे? इसको वीडियो को पॉज करके लेना, लिख लेना। देखो ये जो सिलिकॉन है, जो सिलिकॉन एटम है, ये अनस्टेबल कंडीशन में रहता है। ये 2 वाला बात ये इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है?
इसको मिटा देते हैं, सॉरी इसको मिटा देते हैं। जो सिलिकॉन एटम होता है ना वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके आउटर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उतना नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 का ज़रूरत है, तो ये ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है, इसलिए सिलिकॉन एटम जो होता है अनस्टेबल कंडीशन में। एक जो इंडिविजुअल एटम होता है सिलिकॉन एटम, सिंगल सिलिकॉन एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो लिख सकते हैं एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब पृथक अलग रहना, एन आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम इज अनस्टेबल। ठीक है, एक सिलिकॉन एटम जो होता है इंडिविजुअली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? लिखोगे फॉर इट्स स्टेबिलिटी, फॉर आवर स्टेबिलिटी लिखना, फॉर आवर स्टेबिलिटी इट मेक द कोवलेंट बॉन्ड, it make the covalent bond with neighboring मतलब पड़ोस के, neighboring सिलिकॉन एटम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो सिलिकॉन एटम इंडिविजुअली एक सिलिकॉन एटम जो है वो अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करता है, अपने आसपास का जो सिलिकॉन एटम होता है ना उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा उसको देखो। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको भी मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ऐसे समझो, मान लो ये कोई सिलिकॉन एटम है और इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो दुनिया का जितना भी सिलिकॉन एटम होगा उसका सेम प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा, सारा प्रॉपर्टी सेम होगा, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होगा, वैलेंसी भी सेम होगा। तो जैसे मान लो ये एक सिलिकॉन एटम है तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैसा ही कोई दूसरा सिलिकॉन एटम है, इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये कोई तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 4। इस तरीके से जितने भी सिलिकॉन एटम होंगे सारे के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा और 4 वैलेंसी होगा। आया बात समझ में? 4 क्या होगा? वैलेंसी होगा। इस तरीके से यहाँ पे भी वैलेंसी होगा, 4 वैलेंसी। अब देखो क्या करता है, ये अपने स्टेबिलिटी के लिए कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो भी थोड़ा समझ लो। यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो लिखोगे द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ नेबरिंग एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? शेयर करने का मतलब होता है साझा करना। अगर कोई एटम अपने पड़ोस के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो वो जो साझा करने का प्रॉपर्टी होता है ना, या जो इलेक्ट्रॉन साझा किया, उन दोनों के बीच में, उस एटम के बीच में एक बॉन्डिंग बनेगा और उस बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे इसको समझो, इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो वो डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम अनस्टेबल कंडीशन में, 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करता है, इस बगल वाले राइट हैंड साइड में जो एटम है, ये जो सिलिकॉन एटम है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन्स साझा किया, क्योंकि इसका भी सेम प्रॉपर्टी है। इसको भी स्टेबल होने के लिए बगल वाले से इलेक्ट्रॉन साझा करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा किया, इसी को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और आगे चलो। अब एक इलेक्ट्रॉन साझा करने से इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन साझा किया तो अभी भी इसके पास 5-6 इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे ही ये क्या करेगा, अब आगे ऊपर वाले सिलिकॉन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, ये फिर इससे बगल वाले से, लेफ्ट हैंड साइड वाले से और नीचे वाले से। अब देखोगे क्या कि यहाँ पे जो सेंटर में सिलिकॉन एटम है,
इसने अपने चारों तरफ के जो सिलिकॉन एटम थे, जिसको हम लोग पड़ोस वाले सिलिकॉन एटम बोलेंगे, उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस तरीके से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 और इलेक्ट्रॉन साझा करने से आ गया, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 8 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 8 हो गया। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट रूल यही बोलता है कि इसको स्टेबल होने के लिए आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो एक चीज़ और समझेंगे, ये जो सिलिकॉन एटम है, ये जो सिलिकॉन एटम है, ये सारे जो भी सिलिकॉन एटम है, इसको छोड़ के ये लोग भी अपने पास वाले से कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे समझो ये वाला है, ये बगल वाले से बनाएगा, फिर ऊपर में कोई सिलिकॉन एटम होगा उससे बनाएगा, इधर राइट हैंड साइड में बनाया और ये भी स्टेबल हो गया। फिर ये वाला स्टेबल कैसे होगा, तो नीचे एक बनेगा, ऑलरेडी इधर है, ऊपर से बना लेगा, साइड में कोई सिलिकॉन एटम हो रहेगा उससे बना लेगा। वैसे ही सारे के सारे जितने भी सिलिकॉन एटम हैं सब के सब बगल वाले से शेयरिंग करेंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। इस तरीके से ये बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर पूछा जाए कि एक सिलिकॉन एटम कितना कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक सिलिकॉन एटम, मान लो ये सेंटर वाला सिलिकॉन एटम पूछा जाए आपसे कि कितना कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। फॉर इट्स बेटर स्टेबिलिटी इट मेक द 4 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से ये शेयरिंग किया और ये सारे जो ब्लॉक्स, ये डब्बा जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया बात समझ में? तो इस तरीके से शेयरिंग करेगा। और ये जो भी फेनोमेना हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। इसलिए क्योंकि सेल्स जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसका प्रॉपर्टी टेम्परेचर के अनुसार वैरी करता है। तो ये जो भी बॉन्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये आप हमेशा याद रखो 0 केल्विन के लिए अभी बता रहा हूँ। ये कितना टेम्परेचर पे बता रहा हूँ, 0 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर दे दोगे तो ये कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, जो कि आगे के नेक्स्ट क्लास में मैं बताना हूँ। आज का क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को जर्मेनियम का प्रॉपर्टी पढ़ाऊँगा। क्लियर है? इतना क्लास आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।